द्वारा नॉमिनेटेड रिसोर्स पर्सन स्पीकर्स भी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक कार्यक्रम की रूपरेखा बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे आज के स्पीकर्स का वेलकम और इंट्रोडक्शन किया जाएगा। उसके बाद एक आइकन पर आधारित एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन रखा जाएगा। फिर हमारे स्पीकर्स रिसोर्स पर्सन द्वारा एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर राउंड होंगे और उसके बाद हमारा आइकैन का एक थीम सॉन्ग है 1 मिनट का, वो प्ले किया जाएगा और फिर वोट ऑफ थैंक्स दिया जाएगा और उसके बाद वंदे मातरम के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो मैं आज आइकैन सेंट्रल टीम के मेंबर श्री देवांग दवे जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे आज के रिसोर्स पर्सन का स्वागत करेंगे। हम उनका एक संक्षिप्त परिचय हम सभी के सामने रखेंगे। श्री देवांग दवे जी, आप म्यूट पे हैं देवांग। नमस्कार, मैं देवांग दवे आइकैन के शुरुआती दिनों से आइकैन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद एक डिजिटल कंसल्टेंट और डिजिटल फर्म भी चलाता हूँ, तो साथ ही साथ आइकैन की इनिशिएटिव ज्यादा से ज्यादा लोगों तक माध्यम से कैसे पहुंचे, इसके ऊपर हम पिछले 3-4 महीने से कार्य कर रहे हैं। आज मैं इस कार्यक्रम में आत्मनिर्भर युवा, ये जो कार्यक्रम है, जब लॉकडाउन से बाहर आज हमारा देश आने के लिए देख रहा है, इस तरफ हमने कदम बढ़ाए हैं, तो आइकैन ने आत्मनिर्भर युवा करके हम पूरे देश भर के युवाओं को माहिती देना चाहते हैं कि ये माहिती द्वारा वो अपने किस चीज का लोगों तक उनके इस लाभ लेने में या ये सारी स्कीम्स को अवेल करने में उनकी मदद भी करें। इसलिए हम देश भर के युवाओं को इस प्रोग्राम के माध्यम से ट्रेन कर रहे हैं और इसकी शुरुआत पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे 2 सेशन ऑलरेडी इसमें हो चुके हैं। विनय जी ने, बीएल संतोष जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था और वहां से हमारी शुरुआत हुई। अभी तक इसमें 2 मिनिस्ट्रीज के लोगों ने ऑलरेडी हमारे युवाओं को ट्रेनिंग देने का माध्यम हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के एजेंडा में भी आज के जो एमएसएमई के माध्यम से हमारे साथ गर्ग जी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ उनके जो सहकारी है हमारे साथ पीयूष श्रीवास्तव जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं दोनों का थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ। पीयूष जी एक्सपीरियंस्ड इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर, 27 ईयर से उनका कार्यशैली इस चीज में रही है, जिसमें जनरल मैनेजमेंट, पॉलिसी फॉर्मेशन, स्कीम फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी और इस सेक्टर में एनालिसिस मॉनिटरिंग के माध्यम से उन्होंने काफी योगदान हमारे देश के लिए और सर्विसेज के लिए दिया है। सुधीर गर्ग जी ज्वाइंट सेक्रेटरी है एमएसएमई के डिपार्टमेंट में, तो उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में आज एमएसएमई डिपार्टमेंट इतना अच्छी तरीके से काम कर रहा है और वेरियस स्कीम्स एमएसएमई को हम कैसे आज इस कोरोना के प्रभाव से बाहर निकाले, इसके ऊपर सरकार काफी सारी स्कीमों के साथ काम ऑलरेडी कर रही है। आज हम सारे लोग यही सुनने के लिए आतुर है कि हम एमएसएमई जो हमारे पूरे देश भर के एमएसएमई को कैसे मदद कर सके और इस स्कीम में हम कैसे इन्वॉल्व कर सके। आज हम दोनों से उनका प्रेजेंटेशन और उनकी जो रचना है ये सुनने के लिए हम आतुर है। एक बार फिर मैं दोनों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में और ये मंच आशुतोष जी इनके लिए शुरुआत इस प्रोग्राम की यहाँ से की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। मैं अब आइकैन सेंट्रल कोर कमेटी की मेंबर डॉक्टर सिमी मिश्रा मैम से अनुरोध करूंगा कि वो एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन आइकैन और आत्मनिर्भर भारत के ऊपर रखें। सिमी मिश्रा जी, मैम आप म्यूट पे हैं। Thank you, Ashutosh ji. Good afternoon, sir. Very warm welcome to you. And Ashutosh ji, just let me know when you can see my screen. Yes, ma'am. Can you see the screen? Yes, now we can see the screen. Now you can see the screen. Okay. So, first of all, like I said, very warm welcome, sir. And really fortunate to have not one, but 3 of you actually taking such keen interest
and coming to educate us and also address a few questions that we have. So before I start with the training and give you an opportunity, I thought it's a good time to also tell you about what ICANN is and how we started this initiative. As you can see that, there is a little video that I have prepared for you. And this gives the genesis of what ICANN is. It is a citizens driven initiative. But how did it actually start? And it's only very, very nascent, hardly 3 months, 4 months old. And yet we've been able to kind of, very proudly say that we've affected a lot of people, touched a lot of people during the times when the government networks suddenly came under a lot of pressure. And that is when helping hands from the citizens and from the ground came up. So just a little video to kind of show how this works and what we've been able to achieve so far. Does kind of tell us about what ICANN is. In brief, it is a platform which is mostly technical and is kind of like virtual. But the connection that it drives between the need seeker and the help giver is like really tremendous. We've been able to kind of touch more than 4 lakh lives, and we've been able to also enroll with us, more than 4,000 dedicated COVID warriors, as we call them. And these COVID warriors have been kind of, like going through their journey of first kind of helping the citizens in actually just kind of, doing the ration distribution and food and etc. And then kind of, we moved on to medicines, and finally to when the reverse migration started to happen, we started to kind of, arrange transport for them to kind of go back to their places wherever they wanted to be, and also make sure that the journey for them is a comfortable one, whatever we could do with our limited resources. What's also happened during the transition and during our journey is that we have caught the eye and of a lot of national apex bodies, and today we are a proud partner with Niti Aayog, where Niti literally given more than 3,500 NGOs who are also supporting us in the various grassroots levels across the country in 25 different states. So our network has not only become, spread, but it's also embedded, and it's embedded at a very, very, native and grassroots level. In addition to that, memberships from student bodies such as AICTE and NS and a lot of other colleges who are actually just kind of coming forward and saying that, we also want to help and we also want to become a part of this network. So with that, Bharat,
and our initiative around it. As we know that, and how should be COVID in mind, but also making sure that post-COVID, we are, building an India which is not of about 20 lakh crores of percent of our GDP is amongst the highest that any country has shown for rebuilding countries in across the globe. Now, reforms have touched almost everything. Finance Minister Mrs. Nirmala Sitaram after that kind of gave out in a series of discourses, a multiple kind of lectures and unraveled the mysteries and the economic reforms and the schemes, some new, some old, changes there. But while she was kind of in her discourse, it became clearly apparent that for a common actionable item more important than economic reform for MSME sector. Ma'am, there is some disturbance in your Agriculture sector. Is this better? Hello? there's some disturbance in your voice, ma'am. Yes, yes. Yeah, now it's better. Okay. Closer, my last move also. Okay. Is this a Ashutoshi? Yes, ma'am. We ourselves to the economic reforms that were defined by Nirmala ji, and then we took the help of our state coordinators. Remember that ICANN by this time had actually kind of spread into 25 countries, 20 different states, and each of these states has a state coordinator and has a group that is kind of working at each and every level, whether it is or the district level or the city and town level. Now, they conducted a research around these Atmanirbhar schemes, and they found that, there were four main questions that the common man was asking. One is that, what are these schemes? Showing total ignorance about these schemes. Secondly, that, am I really eligible for these schemes? Can I kind of, if yes, then I apply for these documents and appeal these. So keep it fun, and the overall objective to simplify the Atmanirbhar schemes relatable for us to actually implement these schemes. A new which is called mobile SIM cards. These scheme cards had the three economic reform buckets. So kind of the schemes, each 7 schemes for MSME, 12 schemes for the unorganized sector, and 15 schemes for the agricultural sector, going to a total of 38. And then in the phase 2, we intend to kind of carry this up further. Now I'm going to be showing to you a small video, which is again a capture of what's available on the ICANN website. Over here is actually just a screen recording of the same. So just going to play with it, and we'll keep on explaining. See over here. So you can see the ICANN vertical has kind of got lots of initiatives, including the ICANN repository and the different buckets that we talked about just a minute back. And if you kind of click on any one of these, it will take you to the repository which has schemes which are searchable by the tags or by the 3 categories that you can kind of go to. There are
scheme it is, whether it is a direct, transfer, it's a DBT or a credit linked. Once in any scheme, you will see a description of these, not only in English and Hindi, but also multiple languages, and the mobile cards. These mobile cards can be downloaded onto your mobile, and these are like and are available in all the languages. And in case you cannot download it PDF document and print it out and use it either as a poster or as a, so they share this group, people who are attending this conference today have actually kind of done themselves. They've really kind of taken a lot of pain to go through each and every scheme, decipher it, make it very simple to follow. And today, 58 schemes are uploaded onto our ICANN website. And now the intent is to undertake trainings, and trainings like Ashutosh ji and Devang ji was saying that we have been kind of, trainings for the last 2-3 days. And today we are going to be focusing on the MSME sector. And once these trainings are over, these preraks, as we call them, the Atmanirbhar preraks, will go down into their towns, villages, district levels, kind of, knowledge that I have got, and pull the common man and what these schemes are, and it's a process of applying for these schemes and making use of what the government has kind of given to them, but they are kind of struggling to understand. So with that, as a as a brief recap, I will turn this over to carry this forward. Yes. Thank you so much, ma'am, for giving this wonderful presentation. So now, अब मैं श्री सुधीर गर्ग से मैंने पहले पीयूष श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम सभी का मार्गदर्शन करें, उसके बाद फिर सुधीर गर्ग जी अपना प्रेजेंटेशन देंगे। पीयूष जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यस। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। डॉक्टर सिमी मिश्रा, मेरे अग्रज श्री सुधीर गर्ग जी, देवांग दवे जी, it is really a privilege to be in the midst of you people, because I've always believed that any initiative, if it has to succeed, can only succeed on this team of self-drive. So it is indeed heartening to see that your initiative is basically a voluntary movement. It is citizen driven. And what I really like about it, besides the name, of course, which exudes positivity, what I really like about it is that you have gone ahead and tried to simplify the schemes, because sometimes the schemes are drafted more from the perspective of financial disbursement rather than from the perspective of understanding of the common entrepreneur. So I think that is a very, very great initiative on your part. And of course, reviving and creating opportunities of livelihood is the crux, is the core, the basis of the Atmanirbhar package that has been announced. And if you look at the Atmanirbhar package itself, the basic pain that has been encountered by the MSMEs, of course, Dr. Simi Mishra very rightly pointed out, is disruption of the supply chain is one of the basic pains. But this disruption in supply chain has been brought about by the disruption in the access to finance. What has happened is that the finance money that was due is not being paid, and the money is not available from the bank. So there is an acute dry up of our working capital from the market. So as you would know, the Atmanirbhar package has two initiatives in this direction. One of the initiatives, in fact, two of the initiatives you mentioned, I was just looking at the paper that you had circulated. I got an opportunity to look at those papers only in the afternoon today. I found that there are two initiatives that pertain to me directly. One is the Distressed Assets Fund, the subordinate debt scheme. This is a scheme that is being implemented through our office.
But the other one, ECLGS, the Emergency Credit Line Guarantee Scheme, that has a direct bearing on the MSMEs, but it is not implemented by us. In fact, just an aside, the schemes that you have mentioned in that list, I find that the list is slightly dated. Those schemes are good, but some of them don't exist now, or they have been modified and they have changed. So what I will do is that I'll not try to stick to those schemes. I'll try to tell you what is the general pain point of the MSMEs at this point of time, and what steps has the government taken to enable the MSMEs to get out of it. And I'll touch upon the major schemes so that when you go out to the field and try to explain to the MSMEs that are affected or want to take benefit, would know which are the schemes that will benefit them. So having said that, as I was saying, the credit crunch has created a situation where the MSMEs do not even have access to working capital. So the first initiative that I would like to mention is the Emergency Credit Line Guarantee Scheme. This scheme provides 100% guarantee for a loan that has turned that to an account that has turned SMA 0 or SMA 1. Now, as you would know, generally when an account turns SMA 0 or 1, they do not get any further loan, or they have to cough up huge collateral despite the fact that their earlier loan was sanctioned against a collateral and that collateral exceeds their loan amount, yet they do not get additional loan on that. So the government has gone ahead and said that we will give 100% guarantee. You can avail of a loan. Now, this loan comes with a very generous term. It is available for 20% of the outstanding loan. Now, the outstanding loan earlier was 25 crores. This limit has been raised to 50 crores now. And earlier, there was a turnover restriction also that the enterprise that wants to take benefit of this loan, this guarantee, should have a turnover of 100 crores only. So we got a feedback from various industry associations that this turnover is very less. And eventually, as you would know, that the MSME definition itself got revised, and the medium enterprises are covered up to the turnover of 250 crores. So we made a representation to Department of Financial Services, which is the administrative ministry implementing the scheme. And they have very kindly accepted this. So now the turnover limit has been raised from 100 crores to 250 crores, which I believe is a big help to the MSMEs in particular. Now, the eligibility for this, the 4 points that Dr. Mishra was mentioning, that who is eligible and who does he approach to and all those things. So this provides guarantee for additional capital for term loan. This facility is available from banks and financial institutions. Additional term loan facility only is available for NBFCs. The coverage is for all scheduled commercial banks, all the NBFCs, all financial institutions. The only condition for NBFCs is that they should have been operational for at least 2 years before 29/2/2020, which is the cutoff date for this. The SMA 0 and SMA 1 criteria, that is the eligibility benchmark for this scheme. This scheme will continue to be in currency till 31/10/2020 or till guarantees to the extent of 3 lakh crore have been given. So we still have a huge window. In fact, last week I was inquiring about it. So far, the guarantees that have been extended have been in the range of 1 point some crores. So we have a huge cushion on that. We can still go ahead and take it. As you would know, initially it was only open to business enterprises and MSMEs. The criteria was there should be proprietorship, partnership, registered companies, trusts, and LLPs. But now this has been extended to individuals also. So friends, there's 3 changes that have been brought about in this scheme. Number 1, the loan outstanding limit has been extended from 25 crores to 50 crores, as I said earlier. The turnover limit has been raised from 100 crores to 250 crores. And third, the individuals have been included in this.
So these are path-breaking changes that have been brought about on the demand of our friends in the industry. So they should go ahead and take benefit from this. This scheme also comes with a huge advantage. It has an interest cap. So when the banks give out a guarantee, the interest on that loan has to be linked to some benchmark index, which is as per the RBI guidelines. There are certain benchmark indices. It has to be linked to either one of them. Now, they are allowed a 1% spread over that, but they cannot charge an index an interest above 9.5% under any circumstances. As far as the NBFCs are concerned, this limit is slightly higher. It is at 14%. And the tenor of repayment of this ECLGS guarantee loan is 4 years. It comes with an additional incentive that doesn't cost anything to take this guarantee. There's no guarantee fee that has to be paid. NCGTC doesn't charge any guarantee fee on this. I want to emphasize this point. This point doesn't exist in the other schemes. And of course, for when you invoke the guarantee, 75% of the loan amount is immediately given to the lending institution within 30 days, in fact, not immediately, within 30 days. And the remaining 25% is after the conclusion of the recovery proceedings or till the decree gets time barred, whichever is earlier. So this scheme is there and it's been doing well. And I would urge whenever you go out in the field and spread out to give this message, to tell your members to take benefit of this scheme. But another scheme which would help those MSMEs which are in bigger distress, MSMEs whose accounts have turned to SMA2 or have become NPA. Now, friends, you would accept that when you become an NPA or SMA2, no bank, no financial institution would touch you with a barge pole. आपको कोई कमरे में बैंक के आसपास भी नहीं आने देता है कि आप तो एनपीए हैं, आप हमारा पैसा लेके डूब जाएंगे. उनको हेल्प करने के लिए क्या करें? So we were very keen that we should do something about them. And after a lot of deliberation, we have succeeded in bringing out this scheme. Of course, this was announced by the Honorable Finance Minister in a Atmanirbhar package. In this, as I said, SMA2 and the NPA accounts as on 30th of April 2020 are covered. The condition is that it should have been, the account should have been standard on 31/3/2018 and functional, operational. The account should have been operational to the last 2 years. Now, 15% of the promoter's stake or 75 lakhs, whichever is lower, would be the amount that is covered, and all scheduled commercial banks. And let me add, this 15% or 75 lakh loan is over and above the CGTMSE loan that they would have guaranteed, the 2 crore guarantee that you get under the CGTMSE. So it is a huge thing for an NPA or an SMA2. Now, all scheduled commercial banks that are as defined in the second schedule of the RBI Act are covered under the scheme. The duration of this scheme is 10 years. When the tenor of this loan is 10 years. For the initial 7 years, you do not pay the principal, you only pay interest on that. And in the last 3 years, you repay the principal. So that is the relief that is sought to be given. And proprietorship, partnerships, private limited companies, real estate companies are all eligible under this scheme. Now here, as I was I was laboring over this point some time ago. Since this is an NPA and an SMA2, banks were very, very reluctant to touch this. It was after great persuasion by our ministry that we could prevail upon the RBI and the Department of Financial Services to accept this product. So in this product, the guarantee coverage is 90%, and 10% collateral has to be brought up by the potential beneficiary of this. And the interest on this is benchmarked to one of the external benchmark rates, as I mentioned. This is the same as there, but there is no upper limit on that because of the very riskiness of this, perceived riskiness of this loan. And
for a prepayment, both this applies both for the emergency credit line as well as the subordinate debt scheme. For prepayment, there is no bar, there is no penalty for that. You can prepay that. Now, the guarantee fee in the case of the sub-debt scheme is 1.5%. The potential beneficiary has to pay the guarantee fee of 1.5%, and this scheme is implemented by the Credit Guarantee Trust for MSEs. And this includes the medium enterprises also. This is another query that I keep getting from various people, whether it includes the medium enterprises or not. This particular scheme of sub-debt includes the medium enterprises, although the CGTMSE scheme that existed earlier up to 2 crores does not include the medium enterprises. So this has been thought of, and medium enterprises have been brought in on purpose. And in order to enable the CGTMSE to include this category, a separate product has been launched, and for this, a separate sub head will be created in the CGTMA trust of 4,000 crore rupees, so that the original trust doesn't get touched. The original corpus of 7,500 crore rupees from Government of India contribution and 500 crores from SIDBI contribution doesn't get touched. So these two are ring fenced. So that apprehension of many financiers, in fact, that is not the concern of MSMEs, but finance people get worried about this. So that has been taken care of. So this scheme would be a particular boon for those MSMEs that are in SMA2 or NPA category. So I would urge all your good people, when you fan out to the field, please propagate the scheme, and people are not aware of it. The very valid point mentioned by Dr. Mishra, people just do not know that the scheme exists. So there's no question of them coming to take the benefit. And all these schemes, the two schemes that I mentioned, these schemes are implemented by the banking system. I've also come across, I mean, it's heartbreaking to find that people sometimes cheat people in distress also. I get loads of applications directly to the DC office saying that some person has taken that application from unsuspecting people and just referred it to us. And I am sure he must have charged money from them also. I have also received complaints on that people are charging money and on the pretext that they will get approved by the ministry. Friends, please ensure that you tell the people you are talking to that the Ministry of MSME or Department of Financial Services does not extend any loan to anybody. We do not interact with the potential beneficiaries directly on any finance issue. All these ride on the banking system. It is through the banks that they will get whatever benefit they want, and the guarantee portion we will ensure at the back end. So we do not come into the picture anywhere. So if there is anybody who says that he is charging money, please report him to the police, to the CBI or the vigilance. And also let us know that this is happening so that we can see to it that the good intentions of the government are not held to ransom by unscrupulous people. So friends, I think I will stop here. I have a colleague, Manoj Sharma. He will make the presentation about certain other aspects. Of course, I will intervene wherever it is required. Manoj, are you there? Sir, I am here. Yeah, please make the presentation now. Yeah, sir. Is the screen visible, sir? Yes. So to start with, मनोज इसको स्लाइड शो में कर दो, स्लाइड शो में कर दो इसको. Is it okay now, sir? Great. So, sir, MSME being a very prominent sector, today we shall be covering the schemes which are applicable to manufacturing as well as the services sector. We will try to cover the schemes which are being run by our ministry, that is Ministry of MSME. So, to start with, we can start with the definition.
So the obsolete as well as the updated MSME definition is given here. As you can see that the definition has been revised. Now it is based on investment as well as turnover. So you can see that in case of micro enterprise, the investment is capped at 1 crore rupees and turnover 5 crores. Similarly, for medium sector, the turnover has been capped to 250 crore rupees. So all the companies which are falling, say less than 1 crore up to the turnover of 250 crores, they are now in the ambit of MSME sector. That shows that how important this sector has become now. Previously, the definition was based on the classification of manufacturing and services sector. Now we do not classify on the basis of manufacturing and service, but just on the basis of investment and turnover. And before you move ahead, Manoj, if you Yes, would sir. recall, when the Honorable Finance Minister had made this announcement, she had said that the medium enterprises turnover would be restricted to 100 crore rupees. Subsequently, based on popular demand and feedback from industry associations, it was raised beyond that and up to 250 crore rupees. So you see, the reach of the MSME sector is huge, and that has been acknowledged, duly acknowledged by the government. Now, coming to the registration process, that's a very critical point, because we also get a number of complaints from the general public that they have registered their MSME unit by paying some money to someone. There are a number of independent consultants who are running their shops. So my request to everyone, especially the people who are present in today's session, to make the public aware that there is no fees which being charged for the registration of any MSME unit. The portal is given here, that is udyamregistration.gov.in. Please do not visit any other website except the site which is mentioned here. Plus, now it is called the Udyam registration. Earlier, this was called the Udyog Aadhaar memorandum. Now we call it as Udyam registration. This is free registration. There is no fees involved. The person who is registering the unit, whether is a partner or is a owner of unit, he just needs the Aadhaar number, and that Aadhaar number should be linked to the mobile number, because there is a OTP involved. So in case your Aadhaar number is not linked to your mobile number, you will face difficulty. So before registration of the MSME unit, please ensure that your Aadhaar number is linked to your registered mobile number. Now, this is a permanent registration number. It is a unique number which is allotted to a MSME sector unit. This registration certificate is issued online. There is a step-by-step procedure, and it hardly takes 5 to 10 minutes to register your unit. And the registration certificate is received by you online on the given email ID. You just need to provide some basic information. For example, the name of the entrepreneur, where the unit is located, what is the name of the unit, your Aadhaar number, your date of birth, your savings banks or current account details, the IFSC code of the bank. There is no proof which is asked. Now, government fully relies on the information which is given by the entrepreneur. So there is no need to upload any further document. We don't ask for the upload of documents. In case you are registered once, there is no need for renewal. But I would like to say that the people who have registered earlier, like the units who are already having their MSME registration number in UAM system, that is still valid for till March end 2021. But all of us who are already registered, they have to re-register on Udyam registration so that their number continues. Now, any kind of support which is required, you can have from the Champions Control Room. They are established across India in all our MSME DIs and other autonomous bodies. You can contact the District Industry Center also for any kind of support. Though, like the people who are well versed with computers, they do not need any external help. You just visit the website. It is very user friendly. It is a step-by-step procedure, and within 5 or 10 minutes you will be able to register. There is no complication involved. Now, as I repeated earlier also, the registration process is totally free. There is no cost or fees which is to be paid to anyone. No documents are required. So the validity of existing UAM is till 31st of March 2021. The people who are already having UAM, they need to re-register till that date. Now comes the very important point, that why should we register? Now, all the schemes which are being run by the Ministry of MSME, the people can take benefit of those schemes only when they are having the valid Udyam registration number.
So registering a unit is very critical. It is very important in case you wish to have any benefit out of the existing schemes of Government of India. We shall be discussing those schemes in next few slides. Now, a very important scheme, procurement and marketing support. Now, marketing is a very important part for any MSME, whether it is MSME or is it a large scale enterprise. Customer is very important. How to find a platform where we can interact with the customers in order to enhance our business. So this schemes gives us that platform, like we can participate in domestic and overseas market, and it provides market linkages. There is a financial support available in case we wish to participate in the domestic trade fairs and exhibitions, that is the fairs and the exhibitions which are being organized in any part of India, and the list includes the list of fairs which are released on our website on annual basis. You have to select those trade fairs. In case you feel that any of the trade fair is not included in that list, you can send a representation through any of the associations and it can be included. Now, we pay space rent 80% for general category and 100% for SC/ST and other special entrepreneurs, that is women from northeastern region, from physically handicapped units, provided we have the minimum size of the stall. Then, Manoj, I yes, think we'll skip this slide because आजकल COVID के समय में it's not very likely that we'll have many yes, fairs. I will be saying that point also. Now, Yeah. now So we are also Manoj, discussing about, yes, sir. try to wind up in 10 minutes because Mr. Garg is also waiting to speak. Okay. So we also organize the state level vendor development programs and the national level vendor development programs, and the MSEs can participate in that, in which they can have PSUs as their potential customers. As far as international cooperation scheme is concerned, this is for the trade fairs and the exhibitions which are organized across the globe, that is outside India. So space rent is maximum 1.25 lakh rupees that is eligible for a single unit, and the airfare is 100%, subject to limit of 1 lakh rupees. Now, this interest subvention scheme for MSMEs. This is to encourage the manufacturing as well as the service sector so that their productivity increases, and we incentivize them. There is a subvention of 2% for the working capital and the term loan for 100 lakh rupees maximum loan. Now, eligibility is those units who are having a valid Udyam registration number and those who have got a valid GSTN number. This facility is available only through the scheduled commercial banks. There is CGTMSE. I think our ADC Piyush Srivastava sir has already covered upon this subject, so I would like to skip this slide. Coming to the PP policy, there is a reservation of 25% procurement from the MSME sector, from the MSE sector by the central government. So all the PSUs, whether it is BHEL, whether it is Central Electrons Limited, or any company which is being run by Government of India, including the central ministries, they have a mandate to procure at least 25% from the micro and small sector. Out of this 25% target, 4% is reserved for SC/ST entrepreneurs and 3% for women entrepreneurs. The facility which is available under this is there is no tender fees charged from these units. There is no earnest money deposit which is being charged from the MSEs. In case they quote higher than the lowest bidder, still they are given a chance that they can decrease their rate and they can supply 25% of the value, that is the lowest quoted rate. 358 items are reserved exclusively to be procured from MSME sector by the PSUs and central ministries. These are some of the addresses which are given here. For any kind of support regarding any of our scheme, you can visit our MSME development institutes. They are located across the country, including Lakshadweep as well as Andaman Nicobar. So you name a state and we have an office in that. You can visit the district industry center also. They have DICs in every district. They are the part of state government. You can visit Khadi Village Industries Commission, Khadi Village Industries Board. Then you can also visit the public or the private sector banks. These are the three important websites given. So you are free to check our schemes on these websites. So that's from my side. Thank you for your time. Thank you. Thank you so much. सर अब हम सुधीर गर्ग सर का प्रेजेंटेशन के बाद एक साथ ही क्वेश्चन ले लेंगे. ओके, सो अजय जी आप सर का प्रेजेंटेशन प्ले करेंगे. सुधीर सर आप सुन पा रहे हैं?
हाँ नमस्कार, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। यस और सर। आशुतोष जी दिख रही है बेटा? यस सर। ओके, प्रिय पीयूष श्रीवास्तव जी, आशुतोष जी, सिमीम जी मैडम और सभी प्रेरक साथियों, आप सबसे वार्तालाप करके बहुत बढ़िया लग रहा है। और जिस मोटिव के साथ आपने प्रोग्राम चालू किया है, मैं पूरा प्रेजेंटेशन देख रहा था आपका, ये बहुत ही एनकरेजिंग है और बहुत ही मोटिवेटिंग है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारे ऑनरेबल एमपी श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने भी इनको इस पूरे प्रोग्राम में काफ़ी सहयोग दिया है, उनका मार्गदर्शन रहा है, तो उनको भी बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस टीम ने जिस तरह का ये चैलेंज उठाया है, अपने आप में एक बहुत ही मुख्य कार्य है। और पर्टिकुलरली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह की हमें कॉल दी है, एक हमसे एक हमें एक डायरेक्शन दी है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, जिसमें कि हम सभी को अपने आप को कमिट करना है ताकि हम अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करें, बिल्डअप करें और दुनिया की जो सप्लाई चेन है, दुनिया की जो इकोनॉमी है, उसमें हम अपना योगदान बढ़ाएं। इसमें ज़रूरी है कि इस वक्त में जबकि कोरोना के हम चैलेंज से झेल रहे हैं और पास हो रहे हैं, तो इस स्थिति को हम कैसे बदल के और इस मुश्किल घड़ी को कैसे हम अपने लिए बेनिफिट की घड़ी बना सकें, क्योंकि हर डिस्ट्रप्शन कुछ चैलेंजेस लाता है, वहीं पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी लाता है। हमें ये पता है कि इस धरती पे मानव जाति का जो शुरुआत हुई है वो भी किसी न किसी डिस्ट्रप्शन से ही हुई है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे चलना है और इसका पूरा बेनिफिट लेना है। हमारे मंत्रालय की तरफ से अभी पीयूष जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, मनोज ने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन बताया और सारी स्कीमों के जो मुख्य स्कीम्स हैं उनके बारे में और कैसे हम लोग एमएसएमईज को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो तकलीफ है उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में वार्तालाप की बताएं। हमारे मंत्रालय का एक बहुत मुख्य प्रोग्राम है, ये है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। वैसे तो ये प्रोग्राम 2008 से चल रहा है, लेकिन 14-15 में इसको हमने रीवैम्प करके और इसको नया रूप दिया और उसके बाद इसमें कई सारी चीजें ऐड की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्कीम है, इसमें जो भी हमारा एप्लीकेंट होता है, वो एप्लीकेंट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके एप्लीकेशन लगाता है और सारा ही प्रोसेस उसके बाद ऑनलाइन होता है। अभी हमने इसमें, मैं बताऊंगा कि इसमें हमने क्या क्या बदलाव किए हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाने के बाद में वो एप्लीकेशन एक प्रोसेस के थ्रू बैंक के पास पहुंचती है, जहाँ पे कि बैंक उसको एप्लीकेशन को देखता है और उसके बाद में कुछ बैंक सपोर्ट करता है और कुछ हमारे मंत्रालय से सपोर्ट मिलता है। तो हमारे यहाँ से करीब 25 से लेके 35% का इसमें हम लोग सपोर्ट देते हैं। और पिछले सालों में लगातार करीब 4 से 5 लाख लोगों का रोजगार उत्पन्न हो रहा है, यानी कि करीब 50 से लेके 70,000 यूनिट हर साल लग रही है इस स्कीम के तहत। इसकी मुख्य इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी केवीआईसी है और इसके अलावा डीआईसी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और केवीआईबी जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो खादी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी इसमें मुख्य इसमें कंट्रीब्यूशन करती है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हमने 2 कैटेगरी रखी हुई हैं। एक तो है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या सपोर्ट दिया जाए और दूसरा सर्विस सेक्टर के लिए क्या सपोर्ट दिया जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग में आज तक करीब अभी हम लोग 25 लाख तक का सपोर्ट देते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट अगर 25 लाख तक का है तो उसको हम सपोर्ट करते हैं, और सर्विस सेक्टर में कोई प्रोजेक्ट अगर 10 लाख तक का है तो उसको सपोर्ट किया जाता है।
इसमें जो हमारे वीकर सेक्शन के लोग हैं, यानी कि SC, ST, OBC और वुमेन जो हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि रूरल एरियाज में 35% यानी 35% सब्सिडी मिलती है, और शहरी इलाकों में इनको 25% सब्सिडी मिलती है। और ये सब्सिडी जो है तुरंत नहीं मिलती है, लेकिन इसमें ये सब्सिडी उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट रहती है, और उसमें एक फिक्स डिपॉजिट के ऊपर रहती है, और 3 साल जब वो यूनिट हमारा सक्सेसफुली काम करता है, उसके बाद बैंक उसको सब्सिडी को उनको देता है। लेकिन ये बताना चाहूंगा मैं, जो मुख्य बात है कि मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए का कोई प्रोजेक्ट है और वो ग्रामीण क्षेत्र में लगा है, तो उसमें करीब 35,000 रुपए की सब्सिडी बनी, और जो हमारा जो एंटरप्रेन्योर है उसका मान लीजिए 10% कंट्रीब्यूशन है 10,000 रुपए का, तो लोन मिलेगा उसमें करीब 55,000 रुपए का। तो जो बैंक आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो केवल 55,000 रुपए पे चार्ज करेगा। तो शुरुआत में आपको लोन तो वो पूरा देगा, जो हमारा सब्सिडी वाला कंपोनेंट है, यानी 35,000 और 55,000, यानी आपको 90,000 रुपए का लोन देगा बैंक, लेकिन उसमें से केवल 55,000 पे ही आपसे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और इन दोनों जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उसकी रेट काफी कम हो गई है, वो करीब 7 से लेके और करीब 8.5% तक की इंटरेस्ट रेट है केवल। बैंक वाइज थोड़ा वेरिएशन आता है, SBI की रेट काफी कम है इसमें, और जो नेशनलाइज बैंक है उनकी जनरली 7 से 8 के बीच में इसकी इंटरेस्ट रेट है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक जब से ये योजना चालू हुई है तब से अभी तक करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों ने इस योजना का फायदा लिया है, जिसमें करीब 56 लाख लोगों को रोजगार मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर है कि करीब 56 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिला है इसमें। और जो टोटल इसमें जो रोजगार है उसमें करीब 80% रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है, और उनमें भी करीब 50% जो है हमारी SC, ST और वुमेन कैटेगरी से लोग आते हैं। नॉर्मली ये सोचा जाता है कि सब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में इन यूनिट्स को ज़्यादा हम लोग बढ़ा नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत अच्छा इस स्कीम का बढ़ावा हुआ है, और करीब अगर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट देखे जाए तो करीब 14 या 15% ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और करीब 14% यूनिट हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में लगे हैं। इसका मतलब ये है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी उतने ही यूनिट लगे हैं जैसे कि देश के बाकी भागों में लगे हैं। इस स्कीम के द्वारा जो मदद कर रहे हैं उसमें लगातार जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग में रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और आप जैसे देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नंबर पहले करीब जब स्कीम चालू हुई थी 53% था, जो बढ़ के करीब 62% तक हो गया है। एक इसमें मैं मुख्य बात बताना चाहता हूँ कि कोई जब यूनिट अप्रूव होता है, वो यूनिट लगता है, और लगने के बाद उसको 3 साल तक चलना होता है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। KVIC के या KVIB के लोग फिजिकली वहाँ पे आके उसको वेरीफाई करते हैं कि आपका यूनिट चल रहा है, और उस फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही वो जो सब्सिडी का कंपोनेंट है जो कि बैंक के पास रखा रहता है, वो सब्सिडी कंपोनेंट उसके बाद ही मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और ये देखने की बात है कि 6 लाख यूनिट जिनको कि हमने अभी तक असिस्ट किया है, और हमने अलग अलग फिजिकल वेरिफिकेशन में जो हमने असेसमेंट किया है उसमें पाया कि करीब 85% यूनिट उसी स्थान पे जहां वो चालू हुए थे वहीं पे चल रहे हैं। 15% यूनिट्स में से कुछ बंद जरूर हो गए हैं, लेकिन कुछ यूनिट दूसरे स्थानों पर भी माइग्रेट हो गई है, और कुछ लोगों ने अपना बिजनेस में बदलाव कर लिया। तो इसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि करीब सालाना 4 लाख लोग इसमें अप्लाई करते हैं, और लास्ट ईयर करीब 70,000 लोगों की एप्लीकेशन अप्रूव हुई थी, लेकिन इस साल हमारा टारगेट है कि करीब 1 लाख लोगों की हम एप्लीकेशन अप्रूव करा पाएँ। तो इसके लिए लगातार हम बैंकों के साथ भी वार्तालाप कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सालाना आपकी देखेंगे कि जो प्रोग्रेस कैसे रही है। तो नेक्स्ट स्लाइड।
स्टेट वाइज ये प्रोग्रेस है। ये प्रेजेंटेशन आपके पास है, इसमें आप लोग कॉपी अपने पास रख सकते हैं, देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे अलग अलग कैटेगरी में लोग अपना यूनिट लगा रहे हैं, उसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैंने बताया कि करीब 50% लोग जो है हमारे SC, ST और वुमेन कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट। तो ये वो एरियाज हैं जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने अपने यूनिट लगाए हैं। इसमें करीब सर्विस सेक्टर में और टेक्सटाइल में करीब 50% यूनिट लगती हैं। एग्रो बेस्ड दूसरा पॉपुलर एरिया है जहाँ पे कि लोग अपने यूनिट लगाते हैं। और इसके अलावा रूरल इंजीनियरिंग में, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में, पॉलीमर केमिकल में और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में, हैंड पेपर में इसके यूनिट्स काफ़ी लोग इसमें लगा रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि KVIC के द्वारा कई सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किए गए इन अलग अलग एरियाज में। वो KVIC के द्वारा वो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं वो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में मदद करते हैं, वो आपको कंसल्टेंसी देने में मदद करते हैं। एक हमारा वेबसाइट है और उद्यमी के नाम से एक पोर्टल है, उद्यमी, आप काइंडली नोट करें, उद्यमी के नाम से पोर्टल है जिसपे कि सैकड़ों ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल हैं हर एक इंडस्ट्री वर्टिकल के हिसाब से। तो यानी कि अगर आप एग्रो बेस्ड प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसमें उसमें अलग अलग किस्म के, अगर आप कोई फूड जूसेस बनाना चाहते हैं, कोई मिल्क बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट करना चाहते हैं, अलग अलग किस्म के उसमें वीडियोस हैं हर एक इंडस्ट्री वाइज। और साथ ही साथ उस पोर्टल पे अलग अलग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। उन सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप लेके और आप अपना प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में जो बैंक लोन देता है उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि बैंक ये देखता है कि भी जो एप्लीकेंट है उस एप्लीकेंट को इस पर्टिकुलर एरिया का कितना ज्ञान है। अगर उसको ज्ञान अच्छा है और तो वो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगा ऑटोमेटिकली। तो नजर आएगा कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी बनी है, तो उसका मतलब उसको इस एरिया का अच्छा ज्ञान है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो व्यक्ति हमारे जिस एरिया में काम करना चाहते हैं उसमें पर्टिकुलरली अपनी नॉलेज को अच्छी तरह से बढ़ा लें, अच्छी तरह से पॉलिश कर लें और उसके बाद अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं और उसके बाद अप्लाई करें। अगर आप खाली किसी मित्र से जान के अप्लाई कर देंगे बाकी लोगों को देखे देखी, तो उसमें फिर फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे प्रेरक हैं इस बात को समझें और सभी लोगों को जब वार्तालाप करें, बताएं, तो इस बात को स्पेशली एम्फेसिस करें कि जो भी अप्लाई करना चाहता है वो अपनी नॉलेज की एरिया में अप्लाई करे। तो दूसरे साथी को देखा देखी, खाली ये नहीं कि भाई उसने मान लीजिए टेक्सटाइल में काम चालू किया तो मैं भी टेक्सटाइल में करूँगा, ऐसा नहीं। उस जिसकी जो नॉलेज है उसमें उसको वो काम चालू करने के लिए उसमें जाना चाहिए। नेक्स्ट। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो पूरी हमारी स्कीम है इसको हमने ट्रांसपेरेंट और इजी बनाने के लिए एक पोर्टल बना रखा है। तो जैसे ही आप गूगल करेंगे PMEGP के नाम से तो आपको वो पोर्टल आ जाएगा और उस पोर्टल पे आप अपना एप्लीकेशन पूरा दाखिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन कैसे दाखिल करना है उसका भी पूरा तरीका बता रखा है स्टेप बाय स्टेप। किसी भी स्थिति में अगर आप मान लीजिए कोई असिस्टेंस चाहते हैं तो उसमें असिस्टेंस के लिए आपको अलग अलग सेंटर्स हैं, KVIC के, KVIB के और DIC के। उन सेंटर्स के टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं, उन टेलीफोन पे आप उनसे वार्तालाप करके और वो असिस्टेंस तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। फिजिकली जाना चाहें तो फिजिकली भी जा सकते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है और जब आप अपनी एप्लीकेशन दाखिल कर देते हैं तो अभी हमने एक सिस्टम में बदलाव किया है कि पहले बैंकों की तरफ से ही रहता था कि साहब ये एप्लीकेशन बहुत बढ़िया नहीं बनी, इसमें कुछ कमी है, और वो कई बार उसको रिजेक्ट कर देते थे। तो अभी हमने बैंकों से ही वार्तालाप करके और उनसे उनसे डायलॉग करके उनसे डिस्कशन करने के बाद में एक स्कोर कार्ड सिस्टम के बेसिस पे एक पूरा मॉड्यूल तैयार किया है जिसमें कि जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन दाखिल करोगे तो आपका एक स्कोर आ जाएगा। तो ये स्कोर 100 में से आएगा। तो जिनका स्कोर 60 से ऊपर आता है
उनकी एप्लीकेशन आगे जाएगी, और जिनका 60 से कम आता है उनको डीआईसी या केवीआईसी या केवीआईबी के द्वारा मदद दी जाएगी कि आप कैसे अपना स्कोर 60 से ऊपर कर सकते हैं, कौन से ऐसे एरिया हैं जिसमें कि आप अपने आप को फर्दर स्ट्रेंथन करके और अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि जितना लोग अप्लाई करें, जितने लोग एप्लीकेंट्स हों, वो अधिकांश लोग उसमें से इस लोन को प्राप्त कर पाए। तो हम बैंकों से भी लगातार वार्तालाप कर रहे हैं ताकि इस स्कीम को लगातार कैसे इंप्रूव कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड। और ये जो ऑनलाइन पोर्टल की जो फैसिलिटी है, इसमें हर एक एप्लीकेंट देख सकता है कि आज उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है। फर्दर हमने अभी जो इसमें इम्प्रूवमेंट किया है, मैं बता, नेक्स्ट स्लाइड बताइए, नेक्स्ट स्लाइड। तो फर्दर हमने कभी इम्प्रूवमेंट किया है कि पहले जो एप्लीकेशन जाती थी तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टास्क फोर्स होती थी, वो उसको स्क्रूटनाइज करती थी, और उसमें हमने पाया कि काफ़ी टाइम लग जाता था, करीब 6 महीने उसमें लग जाते थे, और उसमें बहुत सारे एप्लीकेंट कई बार सोचते थे कि भाई इसमें एप्लीकेशन लगाने से कोई फ़ायदा भी है या नहीं है। तो अभी उस प्रोसेस को हमने बदलाव कर दिया, और अभी एप्लीकेशन जो लगाई जाएगी वो एक जो हमारी केवीआईसी, केवीआईबी या डीआईसी की टीम है, जो कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहलाती है, वो टीम डायरेक्टली देखेगी इसको, और उनको ये हिदायत है कि 1 महीने के अंदर, प्लीज नोट, 1 महीने के अंदर उस एप्लीकेशन को वो बैंकों को भेजेंगे। अगर मान लीजिए उस एप्लीकेशन में बैंकों को भेजने में कोई दिक्कत है, तो वो उस एप्लीकेंट के साथ वार्तालाप करेंगे, उसको बुलाएंगे, उससे बातचीत करेंगे टेलीफोन पे, और उसके साथ ही साथ उसको बताएंगे कि भी आप अपनी एप्लीकेशन में क्या क्या कमी है, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और स्कोर कार्ड में, जैसे मैंने बताया कि स्कोर कार्ड में अगर कोई चीज़ें हैं जिसको कि वो फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसको इंप्रूव करा के ताकि उसके स्कोर को 60 से ऊपर हम लेके आ पाए। इस बदलाव का देखिए बेनिफिट क्या हुआ कि हमने इस 3 अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीनों में करीब 83,000 एप्लीकेशन बैंकों को भेजी हैं, जबकि लास्ट ईयर इसी समय में केवल 53,000 एप्लीकेशन बैंकों में गई थी। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ। साथ ही साथ बैंकों ने जो अप्रूवल दी है वो भी काफ़ी उसकी इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें। करीब 30 से 40% बैंकों ने अप्रूवल में इम्प्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट। तो जैसे मैं बता रहा था कि ऑनलाइन पोर्टल में आप लगातार आप अपनी एप्लीकेशन का मूवमेंट देख सकते हैं कि आज एप्लीकेशन हमारी बैंक में चलेगी, बैंक वगैरह, फिर बैंक वाला जैसे आपसे बात करेगा तो आपको पता होगा कि बैंक की कौन सी ब्रांच में गई है, उस ब्रांच में आप अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस ब्रांच में जाके उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आपको लगातार अपनी एप्लीकेशन का मूवमेंट उस पोर्टल से मिलता रहेगा। तो इसमें किसी की कोई मिडल मैन की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं आपको अब अपनी जो एप्लीकेशन में जो अपनी डीपीआर है उसको आप पूरा डीपीआर को मैंने उद्यमी पोर्टल बताया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग एरिया में, और स्पेशलाइज्ड डीपीआर अगर बनवाना हो तो वो भी करवाया जा सकता है। फर्दर हम लोग एक इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि जो भी यूनिट लगेगा उसका एक फिजिकल जियो टैगिंग करवाने की हम आगे कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोसेस चालू हो गया है, और अगले 1-2 सालों में 100% यूनिट कवर हो जाएंगे, जिसमें कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई व्यक्ति आपके यूनिट में आएगा इंस्पेक्शन के लिए, सुझाव देने के लिए, तो उस व्यक्ति से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और वो सारे सुझाव पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। वो सारी डिटेल जो व्यक्ति आपके बैंक का बैंकर आया, चाहे केवीआईसी का कोई व्यक्ति आया, वो सारी चीज़ें उस पीएमईजीपी के पोर्टल पे ही अवेलेबल होंगी कि हम लास्ट टाइम किसने इंस्पेक्शन किया, क्या एडवाइस किया, क्या आपने अपनी समस्या बताई, उस समस्या का क्या समाधान दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमने पीएमईजीपी स्कीम में हालांकि हमने काफ़ी बदलाव किए हैं, लेकिन फिर भी लगातार इसमें चैलेंजेस हैं। तो अभी देश भर में हमने करीब 64 ऑनलाइन अपने एक ग्रीवेंसेस सेल बनाए हैं, जिसमें कि आप ग्रीवेंस सेल में टेलीफोन नंबर अवेलेबल है, उसके पोर्टल पर जाके आप champions.gov.in, इस पोर्टल का नाम है champions.gov.in,
इस पोर्टल पे आप अपनी कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं और विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स समबडी विल कॉन्टेक्ट यू, कोई न कोई आपसे बात करके बताएगा। मैंने भी कई सारे ऐसे जो जिन्होंने अपनी समस्या बताई थी पीएमईजीपी के लोगों से, उनसे मैंने वार्तालाप की, बात की और मुझे जान के खुशी हुई कि अधिकांश लोगों ने कहा कि साहब उनकी समस्या सॉर्ट आउट हो गई है, सॉल्व हो गई। तो इस champion.gov.in पोर्टल जो हमने अभी चालू किया है, इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो इसके बारे में भी आपसे मैं विनती करूंगा कि इसके बारे में लोगों को बताएं। नेक्स्ट, ये एक स्क्रीनशॉट है कि जब आप पीएमईजीपी पोर्टल पे जाते हैं तो आपको ये पूरी डिटेल्स वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल, और अलग-अलग इस पोर्टल के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, अलग-अलग रिपोर्ट्स देख सकते हैं जो बहुत सारी पब्लिक डोमेन में है। नेक्स्ट, अभी हमने एक रिसेंटली डेलॉयट से एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराया और फाइंडिंग्स मेजर ये आई कि करीब 85% जो एप्लीकेंट्स हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को काफ़ी सहूलियत वाला मान रहे हैं, काफ़ी हैप्पी हैं उससे। और 80% लोगों ने ये कहा कि साहब इस स्कीम के द्वारा उनको फ़ायदा हुआ है, उनका एक अच्छा बेनिफिट हुआ है, जो यूनिट उन लोगों ने लगाया है उनको उसमें बेनिफिट मिला है। उनके कुछ और सजेशंस आए हैं, उन सजेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसको हम और जो रीच है इसकी लोगों तक पहुँचे, लोगों को उसके बारे में, स्कीम के बारे में पता लगे, इसके बारे में हम और फर्दर और काम कर रहे हैं। बट आपके द्वारा और आपकी इस संस्था के द्वारा ये बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा इस पीएमईजीपी प्रोग्राम को, जब आप लाखों लोगों को इस स्कीम के बारे में बताएंगे और उनको फैसिलिटेट करेंगे। और मेरी पर्टिकुलरली आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस पूरे के बारे में अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे तो आप एक एंटरप्रेन्योर को बहुत बढ़िया तरीके से मदद कर पाएंगे। और जब आप एक एंटरप्रेन्योर को मदद करेंगे इस पूरे प्रोसेस में आपका भी काफ़ी फायदा होगा किसी न किसी रूप में, क्योंकि आपको उस इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा और आप 10 मान लीजिए 10 अलग-अलग एंटरप्रेन्योर को मदद करते हैं तो 10 किस्म की इंडस्ट्री को आपको पता चलेगा जो कि किसी न किसी रूप में आपको भी जीवन के किसी न किसी हिस्से में ये बेनिफिट करेगा और आप भी शायद इसमें कहीं न कहीं एक एंटरप्रेन्योर के रूप में बन पाएंगे। हो सकता है कि आप भी एक अपना यूनिट लगा पाएँ और ऐसी मेरी इच्छा भी रहेगी कि आप अपना यूनिट लगाएँ। नेक्स्ट प्लीज। जैसे मैंने बताया कि इस साल हमारा जो प्रोग्रेस है, करीब देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन सैंक्शन बाय बैंक, पिछले साल करीब 8000 एप्लीकेशन सैंक्शन हुई थी, इस साल उसी अवधि में करीब 9000 हो गई हैं और आज सुबह तक का डेटा ये है कि करीब 12500 एप्लीकेशन अभी तक अप्रूव हो गई, जो कि पिछले साल के मुकाबले में करीब 15 से 20% ज़्यादा है। तो ये मैं स्पेशली ये बात बताना चाहता हूँ कि कोविड की इस दौर में भी जब लोग ये सोच रहे हैं कि डिमांड कम हो गई है, एंटरप्रेन्योरशिप कम हो गई है, लोग मुश्किलों के दौरान में पास कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के या जो एक बॉटम लाइन के जो हमारे लोग हैं, जो वाकई युवा उद्यमी हैं, वो बिल्कुल वाइब्रेंट हैं, वो लगातार नए-नए उद्यम ढूंढ रहे हैं, नए-नए एप्लीकेशन लगा रहे हैं और उन एप्लीकेशंस को हम लोग अप्रूव भी कर रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगा। एक तो ये कि अ, जो अभी हमारा रूरल इकोनॉमी है, वो बहुत वाइब्रेंट है और लगातार ये इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि जो कंजम्पशन है वो रूरल सेक्टर में बढ़ता जा रहा है एज कंपेयर टू द सिटी सेक्टर या द अर्बन सेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि रूरल सेक्टर में हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट लगाएंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीमें आई हैं जिसमें कि हम विलेज सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी ऑनरेबल पीएम ने 15 अगस्त को अनाउंस किया कि जितने हमारे गांव हैं वो सारे के सारे डिजिटल लिंक से जुड़ जाएंगे अगले 3 साल में। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बन रही है, ऑलमोस्ट सारे ग्रामीण क्षेत्र हमारे सड़कों से जुड़ गए हैं, पेयजल की व्यवस्था हो रही है और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का इनपुट जा रहा है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 1 लाख करोड़ की स्कीम
अनाउंस किए जिसमें कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा काम होगा। तो ये सारे एरिया ऐसे हैं जो कि हमारे पीएमईजीपी के नए-नए यूनिट्स खोलने के लिए हमें प्रोत्साहन देने वाले अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जितना इन्वेस्टमेंट विलेज सेक्टर में होगा उतने ही हमारे लोग वहाँ पे नए यूनिट्स खोल सकते हैं। दूसरा एक स्मार्ट विलेज की हम लोग बात करते हैं तो अभी स्मार्ट सिटीज की हम लोग बात करते हैं तो अभी स्मार्ट विलेज का कंसेप्ट आ गया है जिसमें कि हम छोटे-छोटे इंटरवेंशन के द्वारा अपने विलेज इकोनॉमी को और विलेज लाइफ को हम स्मार्ट बना सकते हैं। देन जो हमारी हेल्थ केयर है वो पूरी की पूरी डिजिटाइज होती जा रही है। उसमें बहुत सारे हमारे को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसमें कि हम पीएमईजीपी के द्वारा बहुत सारे उद्यम क्रिएट कर सकते हैं। और एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे जो हमारी भारतवर्ष की हजारों साल की जो नॉलेज है, जो पूंजी नॉलेज की हमारे पूर्वजों में है, प्लस हमारी दादी में, हमारी नानी में, हमारे दादा नाना के पास में है, उस नॉलेज को हमें कहीं ना कहीं एनकैश करके उसको टैप करके उसको यूज करके हमें नई नई यूनिट्स लगानी चाहिए और उस नॉलेज के बेस पे हमें कहीं ना कहीं नए उद्यम कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की एक कॉल है कि आप लोकल से ग्लोबल कैसे जा सकते हैं, तो ये एक अच्छा मेथड है जिसके द्वारा आप लोकल टू ग्लोबल जा सकते हैं। दूसरा, वेस्ट टू वेल्थ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है अभी लगातार, और पर्टिकुलरली ग्रीन का जिस तरह से हर जगह बढ़ावा होता जा रहा है ग्रीन इकोनॉमी का, और पूरा मूवमेंट है ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए, तो इसमें भी आप लोग नए नए यूनिट लगा सकते हैं। और मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगा कि आप अगर CSIR, जो हमारी CSIR की जो लेबोरेटरीज हैं उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो उनकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि वो पब्लिक को ऑफर करते हैं, और वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं, वो काफ़ी ऑलमोस्ट लो कॉस्ट पर अवेलेबल है। और एमएसएमई मंत्रालय की भी जो अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे हमारे कोयर बोर्ड है, उसकी भी कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं। एमगिरी हमारा एक इंस्टीट्यूट है, उसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज उनकी हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिलेंगी। ये सारी की सारी बहुत सस्ती रेट में अवेलेबल है और इनको यूज करके आप बहुत सारे यूनिट लगा सकते हैं। तो मैं अंत में आईकैन को बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस छोटे से पीरियड में आपने इतने लोगों को जुड़ाव किया और एक बहुत ज़बरदस्त बीड़ा आपने उठाया है, और मैं लगातार आप लोगों से कनेक्ट रहना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि किसी न किसी रूप में आप लोग केवीआईसी से भी बात करें और देखें कि आप कैसे केवीआईसी से जुड़ के इस पूरे प्रोग्राम को आगे ले जा सकते हैं और हम कैसे लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच सकते हैं। और एक हमारे लिए कि बहुत बढ़िया फीडबैक चैनल भी रहेगा, और जब हमारे प्रेरक जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और उनकी समस्याओं को बताएंगे कि साहब ये समस्याएं नहीं सुलझ पा रही हैं, तो प्लीज कम बैक टू अस एंड वी वुड लाइक टू सॉर्ट आउट ऑल दोस प्रॉब्लम्स। So with that, I would like to end my talk, and I would just like to thank again to all of you, and especially to the prerats who have taken ये उन्होंने बीड़ा उठाया, उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर फॉर योर मोटिवेशनल वर्ड्स। मैं सिमी मैम से अनुरोध करूंगा कि वो क्वेश्चन आंसर सत्र का संचालन करें। सिमी मैम। सिमी मैम आप सुन पा रही हैं? यस मैम, आप म्यूट। For the and also was there before it. For this session, we had actually kind of collected so many. ऐसे पूछूंगी, लेकिन I think your presentation was great. 10 questions are all answers through your talk, through your directions, and also मुझे ये बहुत ही अच्छा things which have been kind of given by the central government, but very improvement. For example, I didn't know that there was something like a scorecard which is being created.
acts as a checklist for teams, helping them to achieve minimum score of 60%. So that was like really an eye opener that, you know, government has some, okay, again, I'm kind of Ma'am, closer, can I you think. please turn off your camera and yeah, Yes. or you can yes. just turn off your camera and then you can speak. It will be audible to us. Yeah. Is better? Yeah, ma'am, I'm. better. So I think, you know, the focus on village economy and also our research institutes such as CSIR. I think together we kind of, you know, it's where we can kind of Voice disturb again. Okay, the first question that I've got is I don't know. I mean, I shouldn't be starting on a negative role, but MSMEs are struggling a lot in getting payments from the buyers and bigger players, and payments are kind of, you know, getting delayed for long. So if a buyer files for bankruptcy and the payment is delayed for years, MSME also cannot sustain these delayed payments. So what is the solution to this? And this question has come from Jayavardhan Joshi ji, who's kind of looking after and is a state coordinator for Madhya Pradesh. So if you could kind of, you know, help him with this question. Jayavardhan ji, आप भी ये question पूछ सकते हैं. My voice is not audible. Your voice was audible. Yes, I ma'am. think we got the question. This is a Yes. complex question, so obviously it cannot have a simple answer. देखिए, डिलेड पेमेंट जो है ये एमएसएमईज को बॉक करता रहा है, काफी वर्षों से करता रहा है. हम लोगों ने इसको एड्रेस करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसमें देखिए ये दुधारी तलवार है. अगर हम, जैसे हमारे एक्ट में प्रावधान है कि कोई पेमेंट डिले होता है बियॉन्ड, मेरा निवेदन ये है कि जो लोगों का माइक ऑन है वो ऑफ कर दें ताकि आवाज इको ना हो. आप लोग अपना माइक ऑफ कर दें. धन्यवाद. तो मैं जो निवेदन कर रहा था कि ये दुधारी तलवार है कि अगर आपने डिलेड पेमेंट में जो हमारे एमएसएमईडी एक्ट 2006 में जो प्रावधान है कि अगर वो 45 दिन से ज्यादा लेट हो जाता है तो उसको फिर पिनल इंटरेस्ट देना पड़ता है और मंथली रेस्ट है उसके, तो 3 गुना पिनल इंटरेस्ट और हर महीने उसको देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. लेकिन इसका फ्लिप साइड ये है कि जिस भी बायर के खिलाफ किसी एमएसएमई ने ये काम कर दिया वो बायर उससे दोबारा खरीदने नहीं आएगा. तो एमएसएमई इस प्रावधान को इस्तेमाल करने से, इसको रिकोर्स देने से जनरली रिफ्रेन करते हैं. मगर अभी हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट्स में, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में एक एजेंसी सेटअप कर रखी है, कम से कम एक. बड़ी स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र में 5 है, एमएससीएफसी कहते हैं उसको, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन सेंटर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के प्रावधान में चलाया जाता है. उसमें इन चीजों को रिजॉल्व करते हैं. पर उससे एक स्टेप पहले हम लोगों ने एक डिजिटल चीज शुरू की है, एमएसएमई समाधान पोर्टल. इस पोर्टल में जो एग्रीव्ड एमएसएमई है, एमएससी रादर, मीडियम एंटरप्राइजेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जो एग्रीव्ड एमएससी है वो इसमें जब अपना केस फाइल करता है तो उसकी एक कॉपी इमीडिएटली जो बायर है उसके पास चली जाती है. This is just advance intimation. It is not a legal notice. It has not been taken cognizance of by the MSCFC. तो ये जब उसके पास नोटिस जाती है, ये मैसेज जाता है, तो वो जनरली सतर्क हो जाता है कि भाई कुछ होने वाला है. तो अगर वो एमएससीएफसी में जाएगा तो खामखा ये इशू होगा, मुझे भी वहां पे पेश होना पड़ेगा, तो चलो पे कर देते हैं. दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट के जो बायर्स हैं, गवर्नमेंट जहां बायर है, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल बाइंग है या पीएसयू है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट खुद बायर है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रमुख बड़े अधिकारी हैं, जैसे उस इंडस्ट्री का जो सेक्रेटरी, उस मतलब इंडस्ट्री सेक्रेटरी है या चीफ सेक्रेटरी है, हमारे यहाँ हमारे सेक्रेटरी एमएसएमई है, कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी है, डीआईपीपी सेक्रेटरी, हेवी इंडस्ट्री सेक्रेटरी, इन सब लोगों को ये दिखाई देता रहता है. तो जब उनको दिखता है कि उनका पीएसयू डिफॉल्टर है तो ऑब्वियसली वो रिव्यू में उससे पूछते हैं, और कोई भी उनके सीएमडी को भी दिखाई देता है. तो कोई भी सीएमडी ऐसा नहीं चाहेगा कि भारत सरकार के सचिव के सामने वो पेश हो ये दिखाते हुए कि साहब उसका ड्यू है एमएसएमई को.
तो इससे आपको जान के प्रसन्नता होगी कि जो MSCFC में जितने केस रिजॉल्व हुए हैं उससे ज्यादा केस हमारे समाधान पोर्टल में सिर्फ लॉन्च होने से हो गए। कोई लिटिगेशन नहीं हुआ, कोई कोर्ट में नहीं जाना पड़ा, MSCFC में नहीं जाना पड़ा, उनका रिजॉल्व हो गए। दूसरा ये कि हमने कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री से निवेदन करके ये प्रावधान डाला है कि जब किसी भी कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट जब अकाउंट को ऑडिट करता है तो उसमें एक एंट्री उसको लिखनी है कि MSME से कितना उसका ड्यू है। तो ये भी एक तरह का एक मतलब डिसइंसेंटिव है उनको कि MSMEs का वो डिले करें। लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है जिसमें कि वो बिल को डिस्काउंट करा सकता है। MSME अगर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर ले तो उसका बिल डिस्काउंट हो जाएगा, उसको पेमेंट इमीडिएटली मिल जाएगा, और जिसने वो बिल डिस्काउंट किया है वो फिर रिलीज करने का, जब तक का वो पेमेंट उसको नहीं मिलता तब तक का वो वेट करता है। तो ये अच्छा प्रावधान है, इसमें काफी ट्रैक्शन आया है और बड़ी यूजफुल चीज है। जो तीसरा जो आपने कहा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जो इशू है, तो देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जब कोई केस चला जाता है तो जो उसका वाटरफॉल मैकेनिज्म है उसमें MSME कहीं आता नहीं है, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो उसको कुछ नहीं मिलता है। इसमें एकदम सही है, हमने ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से काफी ताकत के साथ उनके साथ आर्ग्यू किया था कि साहब ऐसा नहीं करिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएटेड, एक एक्ट के तहत क्रिएटेड MSCFC है जिसने कि उसको अगर अवार्ड दे दिया, फिर भी अगर वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में अगर वो चला जाता है इंसॉल्वेंसी में, तो वाटरफॉल मैकेनिज्म में इसको कुछ नहीं मिलता। मगर ये अनफॉर्चुनेटली तब पास नहीं हो पाया। पर इसका भी एक फ्लिप साइड है, हर क्लाउड की एक सिल्वर लाइनिंग होती है। तो अब क्या है कि जब MSME का जब अकाउंट जब उसको पेमेंट ड्यू रहता है तो खुद ही चला जाता है कि इसको तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा दो, तो वो उसको पेमेंट मिल जाता है। ऐसे भी केसेस आए हैं। आशा है कि आपको उत्तर मैं दे पाया। तो इसमें जयवर्धन जी, एक was that satisfactory? Yes sir, just one more question sir कि जो MSME समाधान पोर्टल है सर, if the मतलब हमारी सुनवाई उसमें डिलेड हो रही है तो क्या हमारे पास कोई अल्टरनेट मैकेनिज्म है क्या कि हम कहीं और जा सकते हैं MSME में ही, समाधान पोर्टल के अलावा, मतलब कहीं फिजिकल शिकायत या कुछ ऐसा कर पाए? जयवर्धन जी, समाधान पोर्टल में कोई सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ एक फैसिलिटेशन का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आपकी एप्लीकेशन दोनों जगह पहुंचा दी जाती है। जैसे कई बार होता है कि आपका जुरिस्डिक्शनल MSCFC बॉम्बे में है, आप लेकिन पोस्ट है नागपुर में, आपने लेकिन कहीं से भेजा और वो नागपुर के बजाय पूना में आपने फाइल कर दिया, आपने किसी ने बताया कि पूना में फाइल करना है, तो अब ये कैसा पता चलेगा कि कौन सा MSCFC जिसको डील करना चाहिए? तो ये समाधान पोर्टल के तहत वो फिर आपका नागपुर वाला नागपुर में पहुंचा देगा। ये एक फैसिलिटी होती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जब आप उसमें अप्लाई करते हैं तो वो एक अपने आप में एक थ्रेट है। आपने आपने बोला नहीं कि मैं केस करूंगा, लेकिन आपका इंटेंशन लग रहा है कि आप अब शायद चले जाएंगे, 15 दिन बाद वो ले लेगा कॉग्निजेंस, तो ये हो जाता है। मगर ये अपने आप कोई केस सुनवाई नहीं करता है समाधान। रही बात MSCFC में, अगर वहां पे डिले हो रहा है तो उसके लिए हम लोग उसको भी परस्यू कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग लगातार टच में हैं। कुछ स्टेट्स ने बहुत इनोवेटिव चीज करी है, जैसे कि पंजाब में उन्होंने क्या किया कि हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो डिप्टी कमिश्नर है वहां पे, उसको एम्पावर कर दिया कि आप एक MSCFC चलाइए। तो जब डिप्टी कमिश्नर जब उसको चलाता है तो उसमें नेचुरली एक ज्यादा पोटेंट लगता है उनका अवार्ड। Yes sir, थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट से है एंड हमारे साथ मीता बोरा जी हैं, एंड मीता बोरा जी इज नॉट ओनली एन एंटरप्रेन्योर but has been working very closely with the departments of MSME in the Assam area. तो उनका ये मानना है कि the Assam area, in fact the whole of Northeast, is closer to the Southeast Asian countries as compared to the rest of India. So can there be any kind of a focused policy or a facility such that, MSMEs can benefit from it and the whole nation, get some kind of a cost and time-wise advantage and take up, like maybe it is clustering, I don't know. So we just wanted to hear your thoughts around it. Meeta ji, do you want to add to this question?
Hello. I think my first question was that only that since we are by distance-wise geographically more closer to the South Asian countries, there has been some initiative taken, of course, over the last few years, but it has not been very impactful. So how, in the change environment now and in the future, how can we take it forward so that MSMEs here can be more successful and sustain themselves? ओके, पीयूष जी आप बताना चाहेंगे? मैं आप सर बता दें, अगर मुझे होगा तो मैं बाद में ऐड कर दूंगा। तो ये आपने जैसे कहा कि नॉर्थ ईस्ट के इलाके में चैलेंजेस काफ़ी हैं और इसमें हमने क्लस्टरिंग पे हम लोग काफ़ी एम्फेसिस कर रहे हैं और स्फूर्ति एक हमारी स्कीम और है जिसमें कि आर्टिजन्स को और जो माइक्रो यूनिट्स हैं वो दे कैन कम टुगेदर, दे कैन क्रिएट अ क्लस्टर एंड दे कैन टेक असिस्टेंस अंडर द मिनिस्ट्री स्कीम। तो इसका SFURTI स्फूर्ति के नाम से स्कीम है और आप हमारी अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो यू विल गेट द डिटेल्स ऑफ दैट स्कीम। तो अभी हमने रिसेंटली पिछले करीब 2 सालों में काफ़ी सारे वहाँ पे क्लस्टर्स अप्रूव किए हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में और उसका काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आ रही है और पीपल उसमें काफ़ी अच्छे जुड़ रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग में भी काफ़ी हमने वहाँ पे इनपुट दिया है थ्रू दिस स्कीम ओनली। और हल्दी में स्पेशली वहाँ पे जो स्पेशली हल्दी होती है और जो ग्रीन वहाँ पे जो फूड या जो राइस वगैरह है, जो ब्लैक राइस, उन सब में भी हमने कई सारे क्लस्टर्स वहाँ पे क्रिएट किए हैं। सो दिस इज वन मेथड जिसमें कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बट PMEDP में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे एक तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स आगे आ रहे हैं उनमें NPA या फेलियर रेट थोड़ी ज़्यादा है। तो उसके लिए जरा आप लोग के द्वारा भी और प्लस बाकी लोगों के द्वारा भी वी आर ट्राइंग टू गेट फीडबैक कि ऐसा क्यों है और उसमें हम लोग फर्दर और क्या इनपुट कर सकते हैं। तो हैंड होल्डिंग मैकेनिज्म जो स्ट्रेंथन करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे KVIB या KVIC के सेंटर्स हैं वहाँ पे हम एक्सपर्ट, एक्स बैंकर्स, कुछ टेक्नोक्रेट्स और कुछ फाइनेंसर्स उनको लाके ताकि हम जो लोग सपोर्ट लेना चाहते हैं उनको हम एडवाइजरी प्रोवाइड कर पाए। उसका एक हम लोग खाका तैयार किया है, उसको हम प्रोग्रेस करेंगे। सर जस्ट टू सप्लीमेंट, गर्ग साहब ने मेजर चीजें तो बताई थी, लेकिन जो आपका प्रश्न था मिस बोरा, जो मुझे समझ में आया कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हम लोगों का लिंकेज कैसे बढ़ाया जा सके, तो इसके लिए मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आर वर्किंग आउट ऑन द मॉडलिटीज। So it is beyond our pale to try to speak on their behalf. लेकिन जैसा कि गर्ग साहब ने बताया कि हमारी जो अपनी स्कीम्स एग्जिस्टिंग है वो वहाँ पे आप और इंटेंसिवली यूज कर सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा कह रही थी कि क्लस्टराइजेशन, और क्लस्टराइजेशन के लिए हमारे पास CDP की स्कीम है, स्फूर्ति का अभी आपको गर्ग साहब ने जिक्र किया ही। जो क्लस्टर की स्कीम है उसका नॉर्थ ईस्ट में ऑलमोस्ट ऑफटेक नहीं है। मेरा निवेदन ये है कि क्लस्टर में अब सर्विसेज भी इंक्लूड हो गई हैं, तो आप वहाँ पे टूरिज्म के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे आसाम जाते हैं, मतलब जब गुवाहाटी से शिलोंग जाते हैं तो बड़ा पानी का एरिया है, इतना बढ़िया वो पिक्चरस स्पॉट है। आप वहाँ पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाते हैं जहाँ पे कि जो बोट्स हैं, बोटिंग की फैसिलिटी यहाँ सर्विस करवा सकते हैं, वहाँ पे वेटिंग एरिया बनवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। मैंने इनफैक्ट कई बार वहाँ पे खुद जाके भी मैंने कहा कि प्रपोजल्स बनाइए, पर अनफॉर्चुनेटली वो अभी ग्राउंड पे आए नहीं। दूसरी स्कीम है हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्पेसिफिक स्कीम है, जिसमें कि हम लोग वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं एग्जिस्टिंग, उनको अपग्रेड करने के लिए हम लोग पैसा देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। तो नागालैंड में, मिजोरम में, आइजोल में और इसमें हम लोगों ने दिया है, पैसा भी दिया है, तो उसको भी हम लोग अपग्रेड करवा सकते हैं। रूल्स जो है वो बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लोकल रिक्वायरमेंट्स के लिए। इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट करने के लिए भी हमारी स्कीम है। ये हम क्लस्टर डेवलपमेंट के अलावा भी स्कीम चलाते हैं जो कि इंडस्ट्रियल एस्टेट वहां पे डेवलप करने में हेल्प करेगी। तो इन सारी स्कीम्स का अगर आप लोग बेनिफिट उठाएं तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा मार्केट नॉर्थ ईस्ट में खुद भी है जो कि अनटैप्ड है, और इतना पोटेंशियल वहां पे खुद है जो कि अनटैप्ड है। आप उसको यूज कर लें, और मेनलैंड इंडिया से आपको कनेक्ट करने के लिए रेलवे के टेलीस्कोपिक रेट्स तो रहते ही हैं, तो आपको वहां से कनेक्टिविटी में भी उतना खर्चा नहीं करना पड़ता जितना कि टेलीस्कोपिक रेट्स ना होते तो करना पड़ता।
तो मेरे ख्याल से जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स इंटरनली अवेलेबल हैं उनको आप ऑप्टिमाइज कर लें, और बाकी एक्सटर्नल वाला तो मैंने जैसा कि निवेदन किया कि वी हैव टू वेट फॉर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज टू टेक अ कॉल ऑन दैट. Sir, can I thank you, sir. Thank you for the updates. But can I share a realistic fact? Yeah, please. I have been working on clusters, and I know that apart from Spurti, which is very recently, which has come up, there's a Aspires clusters also, and there is an MSc CDP clusters also. We have been voicing out because if you see the clusters, they are national schemes. Somewhere they do not fit in when it comes to the Northeast because of the geographical location. The very basis of clusters says around 50 to 100 artisans within a radius. Now in Northeast, which are very hilly terrain, getting so many of them within the small radius does not fit in, unlike the rest of India. So I have been putting through in lot of articles and documents on it. And I think in India, 1 or 2 states have their own state cluster policy. And we have also been pushing this because if we want to make clusters successful, the geographical terrain of Northeast does not actually meet the very initial parameters of a cluster. It's of having 50 to 100 artisans or craftsmen around a particular radius. They talk about 5. Yeah, you're right. So in March 2020, we have modified this scheme, or we have made it less than 50. Up to 50 is also minimum 50 we have now made for Northeast. So earlier it was more than 100, but now we reduced to 50. That's wonderful. That's really wonderful. So I think again, another example where the entire, like department has been very responsive. So And thank you, just Neeta ji. Since Northeast is very close to my heart, please allow me one more intervention on this. In Northeast, we have relaxed the provisions of our other schemes also. One of our flagship schemes is the Credit Linked Capital Subsidy Scheme, in which we will provide a subsidy of 15 lakh rupees for a loan of 1 crore rupees. And this 15 lakh rupees is available only for upgradation of technology. Now, this technology upgradation aspect has been done away for our brothers and sisters in Northeast. In case you happen to be in the Northeast and you want to put in any capital investment, excluding land and building, you need not give me any proof. You did not give any proof to the banker that it is for technology upgradation. Just any investment in plant and machinery, a capital investment, excluding land and building, is welcome. Yeah. So I think this is not available to the rest of your brothers and sisters in the rest of the country. So please take benefit of this. Okay, thank you, sir. Thank you. Great. Nice talking to you. Thank you, sir. Thank you, sir. And we could see the passion and how close Northeast is to you. And we know that you spent, sizable amount of your tenure also in that region. So with that, we'll kind of, move more questions. I'm sorry, I don't have too much of time. So I'm taking up Jai Pradeep Jyoti's question. He says that, even though there is a policy that says that PSUs should be given a priority to payments, and that is like invoice settlement, majority of the PSUs have not made payments to the MSMEs even after 240 days. So how do we solve this issue? And this is like, again, sore area. How do we kind of, solve this? As I was saying, when I was discussing the delayed payment issue at length, this is the same thing, whether it's a PSU or anybody else. But so far as the PSUs are concerned, what I can offer is that when the PSUs are default, you please write to the administrative ministry concerned, and you also write to us. We can also take it up on your behalf. And we have tried to devise a mechanism wherein every month, at the end of the month, we tabulate the cases ministry-wise and bring it to the notice of the administrative secretary. So we can institutionalize this. Thank you, sir. So with that, move on to Mr. Ganesh Ramakrishna's question. So his question is that, yes, as you said, that, the scheme is assisting the reimbursement of, advertisement and promotional costs for, a lot of exhibitions. But at this point of time, because of COVID and the lockdown, many of these events are not happening.
So is there a plan to kind of, take this and still avail of this facility, but, make it online where, because as you see that, like during this time, a lot of small organizations and MSMEs have actually moved online. So what kind of a support and thinking is on to make these exhibitions happen online? It's inevitable that we will also recast the schemes to make it eligible for online. Manoj, you can give an update on this. Yes, sir. The department is working hard on this, and recently there have been some meetings regarding conversion of the practical platforms to the virtual platform. So we have discussed with various institutes like PSD Chamber of Commerce, FIO. We have got quotations also from them for an idea that how much does it cost to conduct these kind of seminars. And in the due course of time, maybe within month or two, we shall have a solid scheme based on this. And the entrepreneurs will be able to take help out of these schemes. Thank you, Manojji. Thank you. That we look forward to having this scheme because that is really needed for both agility and also to overcome the situations that we have right now. Ganeshji also has another question, and I'm taking that question. And this is regarding the raw material assistance scheme, and he says, like, how many times in a year can an MSME avail of the scheme after the repayment loan, which actually happens in, of the loan, which happens in like 180 days? So this, I believe, is the NSIC is running this scheme. And there's no limit. I mean, you can take as many number of times as you can, provided you are able to make the payments. So this is a continuous basis scheme, and there's no limit on the number of times. Sir, so that is really nice to know that there is no limit and we can avail of it over and over again. There is another question that has come this time for the street vendors, and it has reference to two different schemes. One is the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi Ministry, and which is under the Ministry of Housing and Urban Affairs. And the other one is about, the special credit facility that has been extended to the street vendors. So can a vendor actually kind of, avail of both the screen, either subsidies or loans simultaneously at the same time? Well, normally scheme guidelines needs to be checked, but normally there are provisions that you can avail benefit only in one scheme. So those details we have to see. One can visit to the website and get details, but generally it is one scheme benefit. With that, sir, thank you so much. I think we are kind of running out of time, but I think we do have time for 1 minute. Ashutosh ji, एक last question ले सकते हैं क्या? Please. Yeah, so अमोल जी का एक question है, and अमोल जी अगर आप ये question खुद डालना चाहे तो it will be good. He's talking about some agro waste to chemicals manufacturing. अमोल जी. Okay, looks like Amol ji is. So I think he's left. You are saying some 7,000 tons import is having those. So yes. What's the size of plant you want to set up? I don't have those details, so maybe we should kind of take it. Yeah. बाकी लोग अगर अपना माइक बंद कर दें तो आवाज आ जाएगी क्लियर. सिमी मैम आप कुछ बोल रही थी? यस जी, मैं यही बोल रही थी कि अमोल सर लगता है नहीं और डिटेल्स उन्हीं को है, तो हम लोग शायद मेल के ऊपर ये सवाल सर से पूछ लेंगे और उनसे डिटेल्स लेके वी कैन काइंड ऑफ सॉल्व इट लेटर. सो दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर क्वेश्चंस आर आंसर्ड सर. कुछ भी अभी भी 2-4 छोटे-छोटे सवाल रह गए हैं. But I think, it is like really interesting to see that, we've got a lot of information. We are really kind of enthusiastic about,
the Preraks can kind of do and go out in the market. With that, Ashutosh ji, I will request you to close this session and move on to the next part. Yes, thank you so much, ma'am. अब हम सर एक हमारा आईकैन का थीम सॉन्ग है जो आईकैन के वॉलंटियर्स ने बनाया है, वो 1 मिनट का थीम सॉन्ग है, वो हम प्ले करेंगे। उसके बाद सर हम वोट ऑफ थैंक्स की तरफ बढ़ेंगे। अजय जी, आप सॉन्ग प्ले करें। अजय जी। मुश्किल है आन पड़ी ये कैसी कठिन घड़ी, सहमी सहमी जिंदगी, बिखरी हुई बंदगी, मानवता है पुकार रही, दिखाए हम दरिया दिली। I can, you can, we can, India can, I can, you can, we can, India can। हम सब मिल जाए तो, मिलकर हाथ बटाए तो, टल जाएगी ये घड़ी, झूमेगी फिर से खुशी। आशा टूटे नहीं, हौसला रूठे नहीं, साथ ये छूटे नहीं, मंजिल दूर नहीं, मानवता है पुकार रही, दिखाए हम दरिया दिली। I can, you can, we can, India can, I can, you can, we can, India can। हाँ जी, हाँ मैं आती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री रोहन महाजन से अनुरोध करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स। रोहन जी। धन्यवाद आशुतोष सर। सर प्रणाम। मेरा नाम रोहन महाजन है। मैं आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और वर्तमान में आईकैन उत्तर प्रदेश की टीम का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। सर मैं समस्त आईकैन परिवार की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे बीच में आए और आपने प्रेरणा दी कि किस प्रकार हम आगे जाके समाज में ये भारत सरकार की लाइफ की नीतियां और आत्मनिर्भर भारत पैकेज को किस प्रकार हम लोगों तक पहुंचा सकें और उनकी सहायता कर सकें। I would like to thank you, sir, that how brilliantly he started his speech by saying that our Prime Minister has given us the motivation to enhance our capability and capacity in the contribution to the world economy and the supply chain. I would like to thank Piyush Srivastav, sir, that how in the beginning he said that we have come up with a special scheme for the NPAs as well. And it was so difficult to convince the banks and the NBFCs for the same, but still our ministries and financial institutions work towards it. You explained us beautifully how emergency credit link guarantee scheme has brought in 3 changes about the loan limits, the turnover limits, and how individuals are being included apart from the companies and partnership firms as well. You spread a lot of light on the Udyami portal, the Udgam portal, and how beautifully Manoj sir explained us about the registration process, that it is completely free and we could easily get our queries solved from the champions help desk and the district centers. So sir, I would like to thank you again on behalf of the ICANN team. And it was a brilliant session. It was quite enlightening, and we would love to have a few more sessions in the future from you people. Thank you so much, sir. Pranam. थैंक यू सो मच रोहन जी। हम वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम के समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। अजय जी, आप क्या वंदे मातरम प्ले करेंगे?
हम सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और वंदे मातरम। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, पुण्यकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। Thank you so much, sir, Sudhir sir, and Piyush sir, for addressing us, taking out your time. Thank you very much for Thank you, sir. Thank you, sir. एंड आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपना अच्छा कार्य जारी रखें। Thank you, sir. Thank you so much.